अगर मैं कहूं कि महाभारत में इस्तेमाल हुए कुछ अस्त्र आज के न्यूक्लियर वेपन्स जैसे लगते हैं, तो आप मानेंगे? सोचिए, एक ऐसा अस्त्र जो आग की लपटों से आकाश को लाल कर दे, एक दूसरा जो चमकदार प्रकाश के साथ पूरा क्षेत्र राख में बदल दे, और एक तीसरा जिसकी गूंज दूर दूर तक विनाश का डर छोड़ जाए। ये सब सुनकर लगता है जैसे हम किसी मॉडर्न वॉर डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हो, लेकिन नहीं, ये वर्णन हजारों साल पुराने हैं। तो असली सवाल यही है, ये सिर्फ मिथक थे या किसी खोई हुई तकनीक का इशारा? सच क्या है? वीडियो का मकसद साफ है, यहाँ हम निष्कर्ष थोपने नहीं बल्कि तुलना करने और सवाल उठाने आए हैं। आज हम 3 बड़े पहलुओं पर ध्यान देंगे। पहले, महाभारत में जिन दिव्य अस्त्रों का वर्णन मिलता है उनकी बातें और विवरण। दूसरे, मॉडर्न विज्ञान इन वर्णनों को कैसे देखता है, क्या कोई तार्किक या भौतिक समानता मिलती है? और तीसरे, इतिहासकार, वैज्ञानिक और पुरातत्व विशेषज्ञ इस पर क्या राय देते हैं। मैं आपको आश्वस्त कर रहा एक कि आखिर तक हम सिर्फ अटकलें में नहीं छोड़ेंगे। वीडियो के अंत तक आपको एक साफ, सोचने पर मजबूर करने वाला निष्कर्ष मिलेगा। क्या ये वर्णन सिर्फ मिथक है या किसी खोई हुई समझ तकनीक की झलक? महाभारत का युद्ध साधारण संघर्ष नहीं था। यह 18 दिनों तक चला और इसमें पूरे भारत के कई राज्यों की सेनाएं शामिल थीं। रथों, घोड़ों, हाथियों और पैदल सैनिकों की टक्कर तो थी ही, लेकिन इस युद्ध को असाधारण बनाते थे वे अस्त्र जिन्हें ग्रंथों में दिव्य अस्त्र कहा गया है। इनमें अग्न्यास्त्र शामिल था, जो आग की तीखी लपटों से शत्रु को घेर लेता था। वरुणास्त्र, जो जल और वर्षा की शक्ति से पूरे मैदान का रूप बदल देता। वायव्यास्त्र, जिसकी ताकत तूफान जैसी बताई गई है। और सबसे रहस्यमय ब्रह्मास्त्र, जिसके बारे में कहा गया कि इसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक महसूस हो सकता था। जब हम इन विवरणों को साथ रखते हैं तो एक सवाल अपने आप उठता है, क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक कथाएं थीं या इनके पीछे कोई ऐसी समझ छिपी थी जिसे हम आज तक ठीक से पढ़ नहीं पाए? जब हम महाभारत के युद्ध को एक बड़े कैनवास पर कल्पना करते हैं तो एक दृश्य बार बार सामने आता है। आकाश में उठती हुई अग्नि की लपटें, जैसे किसी ने सूरज का एक टुकड़ा धरती पर गिरा दिया हो। यही अग्न्यास्त्र का प्रभाव बताया गया है। ग्रंथों में लिखा है कि यह अस्त्र छोड़े जाने पर इतनी भयानक गर्मी पैदा करता था कि सामने खड़े सैनिक, रथ और हथियार पल भर में जलकर राख हो जाते थे। हवा गर्म होकर चटकने लगती थी और जमीन लाल अंगारों की तरह तप उठती थी। कहानीकार इसे इस तरह बताते हैं कि जब अग्न्यास्त्र सक्रिय होता तो इसकी लपटों का रंग साधारण आग जैसा नहीं होता। वह सुनहरा, कभी लाल और कभी नीला दिखाई देता था, जैसे अलग अलग तापमानों पर बदलती हुई ज्वाला। आज हम जानते हैं कि आग का रंग ताप और रासायनिक तत्वों पर निर्भर करता है, लेकिन हजारों साल पहले लिखे गए इन वर्णनों में इतनी बारीकी कैसे आई? एक जगह यह भी लिखा है कि अग्न्यास्त्र की गर्मी इतनी तीव्र होती कि दूर खड़े योद्धा भी अपनी ढालों को मुंह से दूर करना शुरू कर देते थे, क्योंकि वे हथेलियों को झुलसा देती थी। कुछ देर बाद हवा भारी हो जाती और सांस लेना मुश्किल। यह एक ऐसा चित्र बनाता है जो मॉडर्न थर्मोबैरिक वेपन्स या इंटेंस हीट वेपन्स जैसा लगता है, जहां विस्फोट से पहले हवा खींचती है और फिर भयंकर गर्मी के साथ फैलती है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? यही सस्पेंस इसे और दिलचस्प बनाता है, क्योंकि जब हम अग्न्यास्त्र के वर्णन और आधुनिक थर्मल वेपनरी को साथ रखते हैं तो दोनों में कुछ समानताएं स्पष्ट दिखती हैं। क्या ये संयोग है या फिर हमारे पूर्वजों ने इस तरह के प्रभावों को इतनी गहराई से महसूस किया था कि उन्होंने उसे दिव्य अस्त्र का रूप दे दिया? यह सवाल यहाँ बस उठता है और कहानी आगे बढ़ती है। नारायणास्त्र महाभारत के उन कुछ अस्त्रों में से है जिनसे स्वयं महाबली योद्धा भी घबराते थे। इसकी सबसे खास बात थी, यह एक बार सक्रिय हो जाए तो तब तक नहीं रुकता जब तक उसका लक्ष्य पूरी तरह शांत न हो जाए। यानी यह शत्रु की संख्या, उनकी हरकतों और उनके क्रोध तक पर प्रतिक्रिया करता था, जैसे किसी सेल्फ ट्रैकिंग गाइडेड वेपन का प्राचीन संस्करण। कहानी में आता है कि जब यह अस्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा तो पांडव सेना में हलचल मच गई। हवा अचानक भारी हो गई, आकाश में चमकते हुए कई दिव्य तीर दिखाई दिए और वे सीधे उन योद्धाओं की ओर बढ़ने लगे जो हथियार उठाए खड़े थे। सैनिक डरकर भागने लगे, रथ चालक घोड़ों को मोड़ने लगे और जो खड़े हो गए उनके ऊपर तीरों की बारिश टूट पड़ी। जो शांत हो गए उनके पास अस्त्र पहुंचकर रुक जाता था, मानो किसी संवेदनशील तकनीक की तरह प्रतिक्रिया दे रहा हो। भीम के बारे में कहा गया कि वह इस अस्त्र से लड़ने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन कृष्ण ने उन्हें रोका और कहा, यह अस्त्र क्रोध को पहचानता है, शांत रहो, नहीं तो यह तुम्हें भी नष्ट कर देगा। यह दृश्य किसी मॉडर्न एआई गाइडेड मिसाइल वार्निंग जैसा लगता है, जहां सिस्टम टारगेट की मूवमेंट और इंटेंट पर आधारित प्रतिक्रिया करता है। महाभारत में लिखा है कि नारायणास्त्र का प्रभाव इतना व्यापक था कि कुछ ही क्षणों में हजारों सैनिक गिर पड़े। यह मास डिस्ट्रक्शन का ऐसा वर्णन है जो उस समय के किसी सामान्य हथियार से मेल नहीं खाता। इसके सक्रिय होने और शांत होने का पूरा क्रम कहानी की तरह अनफोल्ड होता है, जैसे कोई अनकंट्रोल्ड ऑटोमेटेड सिस्टम अपने हिसाब से काम कर रहा हो। दर्शक के मन में सवाल यही बनता है,
क्या यह केवल मेटाफोर था, क्रोध और अहंकार को शांत करने का संदेश, या लेखक किसी ऐसी शक्ति का वर्णन कर रहे थे जिसका तरीका आज की गाइडेड वेपनरी जैसा लगता है? यही परतें इस हथियार को और रहस्यमय बनाती हैं। अब आते हैं सबसे विवादित, सबसे चर्चित और सबसे रहस्यमय अस्त्र पर, ब्रह्मास्त्र। इसका वर्णन पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़े विनाशकारी विस्फोट का दृश्य खड़ा हो जाता है। कथा कहती है कि जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है तो एक चमकदार प्रकाश आकाश को चीरता हुआ निकलता है, इतनी तेज कि आंखें तुरंत बंद करनी पड़ती हैं। इसके बाद धधकती गर्मी फैलती है जिसमें पेड़, वनस्पति और आसपास की जमीन तपकर फटने लगती है। कुछ समय बाद जिस क्षेत्र पर यह अस्त्र गिरता वह कई वर्षों तक बंजर बताया गया है। पानी दूषित हो जाता, लोग उस जगह के पास जाना भी नहीं चाहते। एक दो जगह ऐसा भी लिखा है कि उस भूमि पर जन्म लेने वाले बच्चों में विकृतियां हो सकती थीं। यहाँ कहानीकार शायद किसी लंबे समय वाले दुष्प्रभाव की बात कर रहा था। अब कल्पना कीजिए, इतना गंभीर और डिटेल्ड असर क्या किसी सामान्य प्राचीन हथियार से संभव था? कहानी में एक खास दृश्य मिलता है जहां आशी, व्यास और नारद युद्ध भूमि पर पहुंचते हैं और चेतावनी देते हैं, इस अस्त्र का उपयोग संसार के संतुलन को हिला देगा, इसे रोक दो। ये संवाद न सिर्फ नैतिक चेतावनी है बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति वैज्ञानिक खतरों को समझते हुए कह रहा हो कि यह रिएक्शन बहुत दूर तक असर करेगा। जब हम इतने सारे तत्व, तेज चमक, असहनीय गर्मी, भूमि का बंजर होना, पानी का खराब होना को जोड़ते हैं तो यह विवरण मॉडर्न हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन या किसी रेडिएशन आधारित घटना जैसा लगता है। और यहीं सस्पेंस की असली लाइन खड़ी होती है। ये विवरण किसी मॉडर्न एक्सप्लोजन जैसा क्यों लगता है? क्या लेखक ने सिर्फ प्रतीकात्मक कहानी लिखी या किसी वास्तविक घटना को दिव्य रूप देकर पेश किया? कहानी यहाँ से और गहरी होने लगती है। जब लोग दावा करते हैं कि महाभारत में इस्तेमाल हुए कुछ अस्त्र मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स जैसे थे, तो उनके पास इसके अपने तर्क होते हैं। सबसे पहले वे युद्ध के विवरण को उठाते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक ऐसी गर्मी जिससे लोग तुरंत मर जाएं। यह लाइन उन्हें उसी दिशा में ले जाती है जहां आज के हाई एनर्जी एक्सप्लोजन्स के प्रभाव दिखाई देते हैं। अग्न्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसी शक्तियों के बारे में कहा गया है कि जिस क्षेत्र में वे गिरे वहां की मिट्टी कई वर्षों तक उपज नहीं देती थी। वे लोग इसे रेडियो एक्टिविटी जैसी किसी लॉन्ग टर्म कंटामिनेशन से जोड़ते हैं। कुछ विवरणों में ऐसे भी संकेत मिलते हैं कि पानी में गंध आने लगी, लोगों ने उसे पीने से मना कर दिया। इन बातों को सुनकर एक आम श्रोता भी सोचता है, क्या प्राचीन काल में सच में कोई ऐसा हथियार हो सकता है जिसका असर इतने लंबे समय तक रहे? प्रो न्यूक्लियर थियरी वाले लोग एक और बड़ा तर्क देते हैं, लॉस्ट टेक्नोलॉजी का। उनका कहना है कि मानव सभ्यता की कहानी सीधी रेखा में आगे बढ़ी हो, यह जरूरी नहीं। कई बार सभ्यताएं उन्नत होती हैं, फिर किसी बड़ी आपदा या युद्ध में सब खो देती हैं। वे मिस्र की प्राचीन तकनीक, सिंधु घाटी की शहरी योजना और मायन सभ्यता जैसे उदाहरण देते हैं और यह सवाल रखते हैं कि अगर उन लोगों ने इतने बड़े निर्माण और ज्ञान हासिल कर लिया था तो क्या यह संभव नहीं कि किसी सभ्यता के पास एडवांस्ड हथियारों जैसी कोई समझ रही हो? इन लोगों के अनुसार पुराण और महाकाव्यों में दिव्य शक्ति वाले शब्द असल तकनीकी घटनाओं के पोएटिक वर्जन्स हो सकते हैं, यानी उस समय के लोगों ने किसी अत्यधिक ऊर्जा वाले विस्फोट को दिव्यता से जोड़कर लिखा। उनकी नजर में यह सब संयोग नहीं बल्कि संकेत हैं कि हमारी पिछली पीढ़ियों ने कुछ ऐसा देखा होगा जो मॉडर्न न्यूक्लियर इफेक्ट से मेल खाता है। अब आते हैं उस पक्ष पर जहां वैज्ञानिक और इतिहासकार इस न्यूक्लियर थ्योरी को कमजोर मानते हैं। उनका पहला तर्क यही है कि प्राचीन ग्रंथों में पोएटिक स्टाइल आम बात थी। किसी घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, उसे रूपक में रखना या उसके प्रभाव को नैतिक संदेश के रूप में पेश करना, यह उस युग की लिखावट का हिस्सा था। इसलिए तेज चमक, भयंकर गर्मी या धरती का बंजर होना जैसी बातें शब्दों की ताकत भी हो सकती हैं, न कि लिटरल डिस्क्रिप्शंस। दूसरा बड़ा तर्क, अगर सच में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ होता तो उसमें कुछ खास संकेत जरूर मिलते, जैसे मशरूम क्लाउड जैसा रूप, रेडिएशन सिकनेस के स्पष्ट वर्णन, त्वचा झुलसने के स्तर या जेनेटिक म्यूटेशंस जैसी बातें। महाभारत में ऐसी क्लिनिकल डिटेल्स नहीं मिलती। वहां हर प्रभाव ज्यादा प्रतीकात्मक है, जैसे वन नष्ट हो गया, धरती ने जीवन देना बंद कर दिया, पानी पीने लायक नहीं रहा। ये बातें एग्जैक्ट साइंटिफिक सिम्टम्स नहीं है बल्कि स्टोरी टेलिंग के तरीके से कही गई हैं। तीसरा और सबसे मजबूत तर्क, पुरातात्विक सबूतों की कमी। अगर किसी क्षेत्र में न्यूक्लियर लेवल एक्सप्लोजन हुआ होता तो वहां की मिट्टी में आज भी फ्यूज्ड पार्टिकल्स, अनयूजुअल रेडियो एक्टिविटी लेवल्स या जियोलॉजिकल डिस्टॉर्शन मिलते। लेकिन भारत में अभी तक ऐसी कोई जगह नहीं मिली जिसने अनमिस्टेकेबल न्यूक्लियर सिग्नेचर दिखाया हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर ब्रह्मास्त्र जैसा अस्त्र सच में एग्जिस्ट करता तो उसके निशान काफी स्पष्ट होते। इसके अलावा पुरानी सभ्यताओं में मेटलर्जी, मैथमेटिक्स और आर्किटेक्चर बेहद उन्नत थे, लेकिन
वेपन्स टेक्नोलॉजी में न्यूक्लियर लेवल सोफिस्टिकेशन का कोई अन्य प्रमाण नहीं मिलता। इसीलिए वैज्ञानिक नजरिया यही कहता है कि ये अस्त्र प्राकृतिक शक्तियों, मानवीय भावनाओं और नैतिक सीखों के प्रतीक थे, न कि लिटरल न्यूक्लियर डिवाइसेस। यहीं पर कहानी एक मोड़ लेती है। अब सवाल सिर्फ अस्त्रों का नहीं रहता, असली रहस्य उस दिमाग में छिपा है जिसने ये वर्णन लिखे। वो लोग जो हजारों साल पहले रहते थे, जिनके पास ना मॉडर्न लैब्स थीं, ना आज की तरह विज्ञान की भाषा, फिर भी उन्होंने ऐसे दृश्य कैसे बनाए जो आज के एडवांस्ड एक्सप्लोजन्स या एनर्जी इफेक्ट से मिलते जुलते लगते हैं। यही ट्विस्ट इस विषय को और रोचक बना देता है। प्राचीन ग्रंथ अक्सर मेटाफॉर्स का इस्तेमाल करते थे। वे प्राकृतिक घटनाओं, भावनाओं और नैतिक संदेशों को किसी शक्तिशाली रूपक के जरिए समझाते थे, जैसे विनाश को आग के रूप में या अहंकार को तूफान के रूप में। इसीलिए यह काफी संभव है कि दिव्य अस्त्र प्रतीकात्मक हों। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ रूपक थे तो इनका विवरण इतना तकनीकी क्यों दिखता है? क्यों कुछ पंक्तियां हीट वेव्स, ब्राइट फ्लैशेस और लॉन्ग टर्म डैमेज की तरह सुनाई देती हैं? यही वह जगह है जहां दर्शक थोड़ा रुककर सोचता है, क्या लेखक ने किसी ऐसी प्राकृतिक घटना को देखा था जो उस समय समझ से बाहर थी, इसलिए उसे दिव्यता का रूप दे दिया? या क्या यह भी संभव है कि हमारे पूर्वजों ने ऊर्जा, पदार्थ और प्रकृति की कुछ गहरी परतों को समझा हो, जिनका ज्ञान बाद में खो गया? ट्विस्ट की असल लाइन यही है। क्या हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा जाना था जिसे हम आज फिर से खोज रहे हैं? यह सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं बढ़ाता, बल्कि कहानी को अगले स्तर पर ले जाता है। क्योंकि अब मुद्दा यह नहीं कि अस्त्र सच थे या नहीं, मुद्दा यह है कि उन वर्णनों की गहराई हमें आज भी चौंकाती है और शायद किसी भूली हुई समझ की ओर इशारा करती है। अब सवाल यही है, तो सच क्या है? सीधी बात यह है कि आज तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला जो महाभारत में वास्तविक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को साबित करे। पुरातत्व, भूगर्भशास्त्र और अध्ययन, किसी ने भी ऐसा निशान नहीं दिखाया जो न्यूक्लियर ब्लास्ट की पुष्टि करता हो। लेकिन दूसरी तरफ ग्रंथों में मौजूद अस्त्रों का वर्णन इतना गहरा और प्रभावशाली है कि मॉडर्न वेपन से तुलना अपने आप होने लगती है। यही इस विषय की सबसे दिलचस्प बात है। हो सकता है ये युद्ध, इतिहास, मिथक और मानवीय कल्पना, इन सब का मिश्रण हो। एक ऐसी कहानी जहां वास्तविक घटनाएं और प्रतीकात्मक भाषा साथ चलती हैं। दर्शक के सामने यहाँ दो रास्ते खुलते हैं। पहला, यह मान लेना कि दिव्य अस्त्र सिर्फ प्रतीक थे, प्रकृति की शक्तियों या नैतिक सीखों को समझाने का तरीका। दूसरा, यह सोचना कि शायद हमारे पूर्वजों ने किसी ऐसी तकनीक या समझ को छुआ था जिसकी याद सिर्फ इन वर्णनों में बची है। सच किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन सवाल आज भी उतना ही रोमांचक है। अंत में बस एक सवाल छोड़ता हूँ, अगर आपको मौका मिले तो आप किस अस्त्र का रहस्य सबसे पहले जानना चाहेंगे? अग्न्यास्त्र, नारायणास्त्र या ब्रह्मास्त्र? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी सोच इस बातचीत को आगे बढ़ाती है। और अगर ऐसी ही पुरानी कहानियों और उनके रहस्यों में आपकी दिलचस्पी है तो अगली वीडियो में हम एक और बड़ा सवाल उठाएंगे। क्या प्राचीन भारत में विमानों जैसी कोई तकनीक सच में मौजूद थी? क्या विमानस सिर्फ कल्पना थे या कुछ और? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और रोचक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।